गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नेक्स्ट। आज एक एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस और केस लॉस को, जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा एक्ट है जो अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंगली ज़रूरी है। जैसे यूपी पीसीएस जे के सिलेबस में, जीएस में आता है, जनरल स्टडीज़ में, एमपी एडीपीओ में आता है, छत्तीसगढ़ एडीपीओ में आता है, और बहुत सारे अदर स्टेट्स में इसको पूछा जाता है। हम लोग इस वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस को और केस लॉस को डिस्कस करेंगे। या ऐसे समझें कि अगर आपने इस एक्ट को पढ़ना है तो ये वीडियो ही अगर देख रखा है तो भी सफिशिएंट है। एक बार डायरेक्ट रीड कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छे नोट्स इसी कमेंट में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमें उन नोट्स का रेफरेंस जरूर बताइएगा, फीडबैक बताइएगा कि कैसे कितनी बातें उसमें आपको समझ में आ रही हैं। इस चैनल पे हम लोग धीरे धीरे सारे लोकल और माइनर लॉस को कवर करेंगे जो मल्टीपल एग्जाम के स्फीयर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या है एक्ट, कैसे है, इसके एक एक पॉइंट को देखते रहते हैं। इसका जो ऑफिशियल नाम है, अब डोमेस्टिक वायलेंस कितनी ट्रू रियलिटी है ये आप सबको भली भांति पता है, हम सबके जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये एक ऐसा सोशल लेजिस्लेशन है। सोशल लेजिस्लेशन का मतलब क्या, जिससे हम किसी सोशल एवल को कर्ब करने की कोशिश करते हैं, एक सामाजिक बुराई को अंत करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा लॉ है जिसके माध्यम से हम एक सामाजिक बुराई की अंत करने की कोशिश कर रहे थे। इसका जो ऑफिशियल नेम है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और इसे शॉर्ट में हम लोग डीवी एक्ट या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोल देते हैं। पूरा नाम ही हो गया। अब देखिए स्कोप ऑफ द एक्ट। स्कोप का मतलब क्या होता है, जैसे स्कोप का मतलब होता है क्या एक्सटेंशन है या इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आप सबके जीवन में डोमेस्टिक हाउस होल्ड, शेयर हाउस होल्ड, ये सब रिलेटेड है, और इसी सबके संदर्भ में डोमेस्टिक वायलेंस भी उतना रेलेवेंट हो जाता है। खैर, यहाँ जो पॉइंट याद रखने की बात है वो क्या है, इन द केस ऑफ भारती बेन विपिन भाई तंबोली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द स्कोप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। द ओनली पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखने की जरूरत है, केस का नाम क्या है, भारती बेन विपिन भाई तंबोली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के स्कोप को डिस्कस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत जनरल है, सबको पता है, जरा देखते रहते हैं छोटी छोटी बातें। मैंने बताया इट्स अ सोशल लेजिस्लेशन। जब हम लॉ को क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो ऐसे लॉ जिन्हें सोशल एवल दूर करने के लिए बनाया गया उन्हें सोशल लेजिस्लेशन नाम दे रहे हैं। इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है दैट इज 26 अक्टूबर 2006। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो इन्फोर्समेंट डेट है क्या है, 26 अक्टूबर 2006। इसकी प्रियम्बल अगर पढ़ते हैं, इस एक्ट की प्रियम्बल पढ़ते हैं, इस एक्ट की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो ये महिलाओं को हर प्रकार के वायलेंस से आजादी दिलाने के लिए या निजात दिलाने के लिए एक्ट बनाया गया है। अब यहां कुछ पॉइंट और समझिए। देखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट वायलेंस ऑफ एनी काइंड, हर प्रकार की हिंसा से आजादी दिलाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट में कस्टडी ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, इस तरह की कुछ और व्यवस्थाएं की गई हैं कि वायलेंस के फलस्वरूप कुछ मेंटेनेंस चाहिए तो वो कैसे दिया जा सकता है, तो यहाँ इस बारे में भी व्यवस्था की गई है। तो अगर देखें तो वायलेंस से फ्री कराना प्लस उसके बाद की रेमेडीज के भी प्रोविजन इस एक्ट में देखने को मिलते हैं। चलिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब ये यहाँ से सेक्शन और केस लॉज भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस यूपी में ही पूछा गया था, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो डोमेस्टिक वायलेंस इसी एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। तो देखिए, द टर्म डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन वाइडली डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। क्या होता है, देखिए, एनी एक्ट, कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, ओमिशन या कोई काम नहीं कर रहे हैं, और कंडक्ट या आपका कोई ऐसा व्यवहार विच हार्म्स, जो कि नुकसान पहुंचाता है, और इंजरीज, जो कि चोट पहुंचाता है, या इंडेंजर द हेल्थ, या किसी के स्वास्थ्य में खतरा पैदा करता है, उसकी सुरक्षा में, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग,
किसी की लाइफ, लिम्ब का मतलब हाथ या पैर, या उसके अच्छे जीवन में, चाहे वो मेंटल एक्ट, चाहे वो मेंटल के अगेंस्ट हो रहा हो या फिजिकल के अगेंस्ट हो रहा है, इसी को क्या बोला गया है, डोमेस्टिक वायलेंस। फाइनली समझिए कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, अगर उसको कोई भी मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट हो रहा है, उसके हाथ पैरों को कोई खतरा हो रहा है, उसके स्वास्थ्य को कोई खतरा हो रहा है, उसकी सुरक्षा को कोई खतरा हो रहा है, तो इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे वायलेंस मान रहे हैं, और अंडर दिस एक्ट इसे क्या मान रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस मान रहे हैं। अभी केस लॉज भी पढ़ेंगे, जैसे डाउरी की डिमांड करना, या किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की डिमांड करना, हैरेसमेंट करना, थ्रेट करना, या ऐसा कोई चीज़ों की डिमांड करना जो पूरी ना कर पा रहे हो, तो ये भी इस डोमेस्टिक वायलेंस में, डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। क्रुएलिटी तो आता ही है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी आता है। तो फाइनली हम ऐसा समझ सकते हैं कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ इंजरी इस एक्ट के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। इसको ध्यान से देख लीजिए। द mental abuse, physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, economic harm or injury, these all comes under the definition of domestic violence under this act। ठीक बात है। तो होपफुली सेक्शन 3 में यही बातें हैं, अभी आगे थोड़ा सा डिटेल में आएगा। अब बात आती है कि इस आर्टिकल, इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या थी। तो देखिए, एक यूनाइटेड नेशन की सबमिट हुई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन CEDAW, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक बात है। इस सबमिट की सिग्नेटरी, इस सबमिट का सिग्नेटरी इंडिया भी है। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अलग है, इसको समझने की कोशिश करेगा। अगर कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करके आता है, तो उस ट्रीटी को इफेक्ट करने के लिए आपको अपने देश के अंदर एक लॉ बनाना होता है। इसे ही हम रेटिफिकेशन कहते हैं या अनुसमर्थन कहते हैं। तो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को लेजिस्लेट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 में एक व्यवस्था दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज को, कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए 253 के तहत आप लॉ बना सकते हैं। ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों पास किया गया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन CEDAW, इसका फुल फॉर्म जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। इस एक्ट को, इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, रेटिफाई कराने के लिए ये एक्ट बनाया गया। पॉइंट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एक्ट का नाम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और किस ट्रीटी का नाम, किस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए? द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, या शॉर्ट में बोल रहे हैं CEDAW। ये भी एक क्वेश्चन एरिया है, पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, अगला देखिए, आगे बढ़ते हम लोग। अब जरूरी क्यों है? तो आपको एक बात ये भी पता होगी, कोई भी एक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी, जैसे आपने अभी देखिए भारतीय न्याय संहिता कुछ दिनों पहले बना है नया, तो हर एक्ट में पहला पन्ना या लास्ट पन्ने में एक स्टेटमेंट होता है, एक सेपरेट पेज जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन। इस एक्ट को लाने के पीछे कारण क्या है, इस एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? कोई भी, चाहे लोकल एक्ट पढ़ रहे हो चाहे माइनर एक्ट, आपको ये पेज हर एक्ट में मिल जाएगा। एक्ट का मतलब जो गैजेट में पब्लिश एक्ट होता है उसमें मिल जाता है। तो इसी एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में क्या लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हम अपने बेसिक फंडामेंटल राइट जो कि 14, 15, 21 इनको इंप्लीमेंट करा सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स को, राइट टू लाइफ के आर्टिकल्स को, और फर्दर इस बात को अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। जैसे इस केस को देखिए हाईलाइट किया हुआ है, और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है एग्जाम में। द राइट टू बी फ्री ऑफ वायलेंस, दिस वॉज डिसाइडेड बाई सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ फ्रांसिस कॉर्ली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू बी फ्री ऑफ वायलेंस इज फंडामेंटल राइट एंड विच इज कवर्ड इन आर्टिकल 21। क्लियर? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ये बात। आगे देखिए, अगेन एक और केस का इंस्टेंस हमें मिलता है इन अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस नवाब गुलाब खान। इसमें इन्होंने राइट टू डिग्निटी को बताया और कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से राइट टू डिग्निटी अफेक्टेड होती है। क्लियर? इसी तरह से एक और केस है वीडी भारत वर्सेस वीडी भनोत वर्सेस सविता भनोत। इसको समझिएगा, एक्ट 2006 में आया था और ये केस 2012 का है। पूछा गया क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सकता है कि नहीं।
रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक्ट बना तो आज है, क्या इसका किसी पिछली तारीख से लागू कराया जा सकता है कि नहीं। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दो तरह के प्रोविजन हैं, कुछ पीनल प्रोविजंस भी हैं और कुछ रिहैबिलिटेटिव प्रोविजंस भी हैं। यानी कुछ में जैसे मेंटेनेंस की बातें की गई हैं, कंपनसेशन की बातें की गई हैं, या प्रोटेक्शन देने की बातें की गई हैं, और कहीं सजा का भी प्रावधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अकॉर्डिंगली क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। बट इसकी जो रिहैबिलिटेटिव बातें हैं, जो प्रोटेक्शन की बातें हैं, जो मेंटेनेंस की बातें हैं, उनका रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। तो यहां पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। इन द केस ऑफ वीडी भनोत वर्सेस सविता भनोत, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डीवी एक्ट अप्लाइज रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, ये 2005-2006 के पहले के सारे विक्टिम को लीगल प्रोटेक्शन के लिए अलाउ करता है। ठीक बात है, पीनल प्रोविजंस की बात नहीं करी, लीगल प्रोटेक्शन के लिए अलाउ करता है। तो 4-5 केसेस आपको यहां पे मिल गए और ये सब इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली डीवी एक्ट के केसेस नहीं मिलते हैं। चलिए, कुछ सेक्शंस हैं, मुझे लगता है कि 15-20 सेक्शन हमने यहां कवर किए, इसको ध्यान से देखिएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक्ट का नाम है। एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, नॉर्मली हर एक्ट का पहला जो सेक्शन होता है वो यही होता है, एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट कहां कहां तक है। तो दिस एक्ट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता ही होगा ये बात, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद लगभग सारे एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए एक्सटेंड कर दिए गए। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आज की डेट में पूरे भारत में अप्लाई होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, एग्रीव्ड पर्सन का मतलब क्या है, यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली विक्टिम कौन हो सकता है। तो पहला, आ वुमेन, विक्टिम कौन हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली विक्टिम केवल महिला हो सकती है। हु इज, जो कि है और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, वो महिला उसके साथ रह रही है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में या रहती थी। तो एक महिला जो किसी व्यक्ति के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है या रहती थी, वो एग्रीव्ड मानी जा सकती है सेक्शन 2A के अकॉर्डिंगली। दूसरा पॉइंट, उस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट है एग्रीव्ड पर्सन की। तो कोई आज की डेट में साथ रह रहा है, महिला हो या पहले कभी रहता हो, तो वो इस केस के में एग्रीव्ड पर्सन हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2F, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ। देखिए यहां पे भी केस लॉज है, बड़े इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन, दो व्यक्तियों के आपस के संबंध, who live और have lived together, जो कि रहते हैं या रहते थे in a shared household, एक shared household में। अब यहाँ एक और मुद्दा जो बनेगा वो किसका बनेगा, shared household क्या है, अभी बात करते हैं इसमें। और उनके संबंध कुछ इस प्रकार हो, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोग साथ में रहते हो या रहते थे shared household में, जो आपस में ब्लड से रिलेटेड हो। ठीक है, माता पिता भाई बहन, बाई मैरिज पत्नी पत्नी के रिश्तेदार, ये सब। रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, लिव इन को आप ले लीजिए, पति पत्नी की तरह रहते हो बट मैरिज ना हुई हो। एडॉप्शन, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रखा हो या कोई और एडॉप्शन हो, या लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में भी रहते हो। तो डीवी एक्ट क्या कहता है, रिलेशनशिप उन 2 व्यक्तियों की जिसमें सब लोग इन रिश्तों के कारण साथ में रहते हो, उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2F में। तो जो सेक्शन मैंने डिफाइन किए हुए हैं वही एग्जाम में पूछे गए हैं ज्यादातर, तो आप इनको फोकस कर लें। जो नोट्स यहाँ पे नीचे मिलेंगे आपको, उसको एक बारी जनरल निगाहों से पढ़ लेंगे तो आपका ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने वहां पे कहा ना शेयर्ड हाउसहोल्ड इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड हाउसहोल्ड का मतलब क्या, शेयर्ड हाउसहोल्ड का मतलब क्या, वेयर द एग्रीव्ड पर्सन लिव्स, जहां पे वो विक्टिम रहती हो। ठीक है, अब चूंकि वुमेन ही हो सकता है इसलिए रहती हो मैं बोल रहा हूं, और हैज लिव्ड, या रहती थी इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इधर सिंगली और विद द रिस्पोंडेंट। या ये भी हो सकता है कि जो विक्टिम महिला है वो अकेले रह रही हो घर में, लेकिन उसका पति कहीं और रह रहा हो। ठीक है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, शेयर्ड हाउसहोल्ड। क्लियर। एक केस देखिए यहाँ पे, कमलेश देवी वर्सेस जयपाल एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीवी एक्ट इन शेयर हाउसहोल्ड। कहा शेयर हाउसहोल्ड में केसेस उनके अगेंस्ट भी किया जा सकता है
इंक्लूडिंग द केसेस अगेंस्ट नॉन स्पाउसल फैमिली मेंबर्स। ठीक बात है। तो यहाँ पे इस केस को भी आप याद रखिएगा। तो शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या, जहां पे वो एग्रीव्ड महिला एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रिस्पोंडेंट के साथ रहती थी, और इसमें कौन, नॉन स्पाउसल फैमिली मेंबर भी इंक्लूड हो सकते हैं। एक और पॉइंट समझिएगा, रिलेशनशिप लाइक मैरिज, जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 2F में बताया गया है कि दो लोग पति पत्नी की तरह रह रहे हों या एक शेयर हाउस होल्ड में रह रहे हो, तो हम इसको रिलेशनशिप लाइक मैरिज मान सकते हैं। बट आपको पता होगा ना कि ऑल लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट डोमेस्टिक रिलेशनशिप। इसके बारे में बहुत लीडिंग केस है, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा। इसमें दो बातों को आप याद रखिएगा, सारी लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता, एक पॉइंट। और आप समझिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप में एक पार्टी मैरिड है और दूसरी नहीं है, तो इसे इस एक्ट के अंतर्गत रिलेशनशिप लाइक मैरिज नहीं माना जा सकता है। ठीक बात है। तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया कि ऑल लिव इन रिलेशनशिप आर नॉट कम्स अंडर डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ये बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है। तो सच रिलेशनशिप, यानी अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप है विच डू नॉट फॉल अंडर डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहां पे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2F में, सॉरी, रिलेशनशिप लाइक मैरिज डिफाइन किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक और केस देखिए, ललिता तोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये भी इंपॉर्टेंट केस से पूछा गया। अब मैंने कहा ना, ऑल लिव इन रिलेशनशिप आर नॉट डोमेस्टिक, इसका मतलब ऑल नहीं, बट कुछ लिव इन रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है जिसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप में लिया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ललिता तोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोई महिला, या इस केस में जो महिला थी वो लिव इन रिलेशनशिप में है, तो वो इंटाइटल्ड है फॉर प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट। क्लियर? तो ऐसे समझ ले कि ऑल लिव इन आर नॉट डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ठीक बात है, बट सम लिव इन आर लाइक डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्या इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन उपलब्ध है? तो आंसर इज यस। किस केस में कहा गया? ललिता तोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में। बट केस टू केस फैक्ट और सर्कमस्टांसेस वेरी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है और थोड़ा वाइडली डिफाइन किया गया है। वाइडली डिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हम एनी काइंड ऑफ वायलेंस से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दिस एक्ट इंक्लूड फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज का मतलब है मारना पीटना या बॉडली पेन, हार्म, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, हाथ पैर, हेल्थ, स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाना, ये सब क्या फिजिकल अब्यूज है। सेक्सुअल अब्यूज यानी अब्यूज ऑफ सेक्सुअल नेचर, वर्बल और इमोशनल अब्यूज, जैसे इंसल्ट करना, ह्यूमिलेशन करना, थ्रेट कॉज करना, बॉडली कमेंट करना, या ऐसा कोई शेम कॉज करना, तो ये सब क्या है? ये इमोशनल अब्यूज है। इकोनॉमिक अब्यूज, कुछ एसेट्स नहीं यूज करने देना, आज से नौकरी नहीं करने देंगे, या पैसे का एक्सेस नहीं देना, या किसी इसेंशियल चीज का एक्सेस नहीं देना। अब अगर ऐसी कोई महिला है जो पैसे को जबरदस्ती खर्च करी और उसका पति रोक लगा रहा है, तो ये तो इकोनॉमिक अब्यूज नहीं हुआ। रीजनेबल चीज, अब खाने को नहीं दे रहे हैं कि खाना मत खाओ, ज्यादा खर्चा होता है, ठीक बात है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक अब्यूज है। ठीक है। इंदिरा मलिक वर्सेस सुनीता मलिक केस 1986 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। इसमें कोर्ट ने कहा कि डाउरी डिमांड करना क्रुएलिटी है और इस एक्ट के अंतर्गत ये डोमेस्टिक वायलेंस भी है। तो इंदिरा राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक ने कहा कि किसी वैल्यूएबल चीज की डिमांड करना या वैल्यूएबल डाउरी की डिमांड करना, उसके लिए हैरेस करना, अब्यूज करना, ये सब क्या है? ये भी क्रुएलिटी है और इस एक्ट के अंतर्गत भी क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस है। अब समझिएगा, जैसे एक व्यवस्था दी गई है कि आपके साथ कुछ होता है तो आपके पास एफआईआर करने का विषय, बट डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आपको क्या करना होगा? डीआईआर, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। और इसी एक्ट में एक बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर को। तो जो भी विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो इस प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच करेगा और वो अपनी बात बताएगा। ठीक है। तो देखिए, आ रिपोर्ट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोल रहे हैं, डीआईआर, सेक्शन 9-10 का रेफरेंस यहां पे समझिए। आ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो हु विल मेक डीआईआर? आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है।
कंप्लेनेंट किसके पास जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा और वो DIR रिपोर्ट मेंशन करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, किसके किसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की जा सकती है। सेक्शन 2Q में इसको लिखा हुआ है इसी एक्ट में, का अगेंस्ट एनी एडल्ट मेल पर्सन। सबसे पहला माइनर्स को यहां फ्री किया है, अगर कोई माइनर बच्चा है, माइनर हस्बैंड तो हो नहीं सकता, माइनर कोई और बच्चा है, तो वो उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेन नहीं फाइल की जा सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, एनी एडल्ट मेल पर्सन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन, जो विक्टिम है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही हो और एडल्ट मेल हो। दूसरा, अ वाइफ, महिला पत्नी हो सकती है, और अ वुमेन, या कोई और भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा हो। और ये फाइल किसके अगेंस्ट की जा सकती है? एनी मेल मेंबर के अगेंस्ट की जा सकती है, हस्बैंड के अगेंस्ट की जा सकती है, या लिव इन के केस में मेल पार्टनर के अगेंस्ट की जा सकती है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब यहां पूछा गया क्या डोमेस्टिक वायलेंस में कोई महिला किसी दूसरी महिला के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है क्या, या वो रिस्पोंडेंट हो सकती है कोई दूसरी महिला? तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हिरल पी हरसोरो वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन कैन बी रिस्पोंडेंट अंडर दिस एक्ट, यानी एक महिला दूसरी महिला के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस का, यानी बहू सास के अगेंस्ट कर सकती है, ननंद भौजाई के अगेंस्ट कर सकती है, पूरा फैमिली ड्रामा चल सकता है। चलिए अगला केस देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट केस है, संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े, 2011 का केस है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कंप्लेंट अंडर DV एक्ट कैन बी फाइल अगेंस्ट मेल एंड फीमेल रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, यानी अगर कोई महिला है तो पति के, पति की माँ के, पति की बहन के, पति की भाभी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है। ठीक बात है, तो इसमें रिस्पोंडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? अब सेक्शन 9 में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको ड्यूटी क्या देगी? पहली बात, जैसे ही कोई कंप्लेन बताएगा, उसको कोई कंप्लेनेंट या एग्रीव्ड पर्सन अपनी कंप्लेन बताएगा तो वो मदद करेगा DIR लिखने में, और जो मजिस्ट्रेट है उसको मदद करेगा इस तरह के एक्ट की प्रोसीडिंग में। देखिए, असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, नंबर 1, फाइल डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, किसका काम है? DIR का काम, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है। और अगर कोई ऑर्डर होता है या कोई कंप्लायंस होता है तो उस, या प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, अभी आप देखेंगे 4 तरह के ऑर्डर की बात की गई है, 5 तरह के ऑर्डर की बात करी गई बेसिकली, तो ऐसे किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर के कंप्लायंसेस की भी ड्यूटी किसको दी गई है? प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी गई। राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड, यहां से शुरू है कि क्या क्या अधिकार है। अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन ने कंप्लेन फाइल करी है तो उसको क्या घर से निकाला जाएगा, वो घर में रहेगी? तो इस सेक्शन 17 में लिखा हुआ है क्या, द एग्रीव्ड वुमेन कैन नॉट बी इविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, आप शिकायत के बाद उस महिला को उस घर से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक बात है, भले ही उस महिला का उस घर पे लीगल कोई अधिकार, लीगल टाइटल या ओनरशिप हो या ना हो, इस बात के अलावा भी। ठीक है, यानी अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो राइट टू रिसाइड है उसका उस शेयर्ड हाउस होल्ड में, उसको वहां से निकाला नहीं जा सकता। यहां ध्यान रखने वाली बात है, इवन इफ सी हैज नो लीगल टाइटल और ओनरशिप। पॉइंट क्लियर? अगला देखिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू कर सकता है। सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बताया गया है, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने इशू कर सकता है। कौन करेगा? प्रोटेक्शन ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करेगा। इसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी प्रोटेक्शन ऑफिसर को है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में या टेरिटरी में या जैसा उसको लगता है सही है उसके अकॉर्डिंगली प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू कर सकती है। तो द मजिस्ट्रेट कैन पास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, मजिस्ट्रेट कैन पास प्रोटेक्शन ऑर्डर किस लिए? टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस। क्या क्या कर सकता है? ऐसे सारे एक्ट को प्रोहिबिट कर सकता है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, या एग्रीव्ड पर्सन में और रिस्पोंडेंट में कम्युनिकेशन को रोक सकता है कि बातें मत करना आपस में, या किसी भी तरह के एसेट के एलिनेशन को रोक सकता है, एसेट के डिस्पोजिशन को रोक सकता है, उसके बेचने को, उसके नॉन एक्सेस को, इन सब को रोक सकता है। तो सेक्शन 18 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोटेक्शन ऑर्डर। और इस कंप्लायंस को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास है। इसी तरह से सेक्शन 19 है इसका,
जो कि बात करता है रेजिडेंस ऑर्डर, सेम बात वही, हमने कहा अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ और बातें, राइट टू रिसाइड है आपके पास तो अलग क्यों लिखा, यहाँ पे कहा कि तुम उसको घर नहीं खाली करा सकते हो या डिस्पोजिशन नहीं करोगे प्रॉपर्टी का, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्पोजिशन और इविक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा, राइट टू रिसाइड इन द शेयर हाउस होल्ड। तीसरा, डायरेक्शन टू प्रोवाइड अल्टरनेट अकोमोडेशन। अगर ऐसा मजिस्ट्रेट को लग रहा है, यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि वहां सेफ नहीं है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोल सकता है कि आप इस एग्रीव्ड पर्सन को, इस एग्रीव्ड महिला को अल्टरनेट एकोमोडेशन दो। इसके लिए इसी एक्ट में कहा गया है सर्विस प्रोवाइडर के अपॉइंटमेंट्स के। सर्विस प्रोवाइडर यानी कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कोई संस्था, कोई एनजीओ या कोई कंपनी भी हो सकती है जो इस एक्ट के अंतर दी गई सुविधाएं प्रदान कर रही हो, जैसे रिहैबिलिटेशन कर रही हो, एकोमोडेट प्रोवाइड कर रही हो या लीगल हेल्प दे रही हो, तो इसको क्या बोल रहे हैं, सर्विस ऑर्डर। तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 19 में क्या ऑर्डर कर सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में बात कर सकता है। तो यहाँ जरा इस तरह से भी देखिए, सेक्शन 18 बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑर्डर, कौन इशू कर सकता है, मजिस्ट्रेट। सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर, कौन इशू कर सकता है, मजिस्ट्रेट। मॉनेटरी रिलीफ, अब उस डोमेस्टिक वायलेंस से अर्निंग खत्म हो गई हो या कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो या प्रॉपर्टी को डैमेजेस हुए, तो कुछ मॉनेटरी रिलीफ भी सेक्शन 20 में कौन दे सकता है, मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है, जिसके तहत क्या आता है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ अर्निंग, मेडिकल एक्सपेंसेस, डैमेज टू प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस एंड अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मॉनेटरी रिलीफ बोल रहे हैं। सेक्शन 21 में कस्टडी ऑर्डर दे सकता है। अगर बच्चे की कस्टडी, एग्रीव्ड महिला है, उसके बच्चे हैं, तो उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी, तो टेम्परेरी तौर पर ये ऑर्डर कौन इशू कर सकता है, डीवी एक्ट में मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है। और आपको पता ही होगा कि हमारे पास एडॉप्शन एक्ट अलग है, आपने हिंदू एक्ट में पढ़ा होगा, जिसके तहत हम एडॉप्शन डील करते हैं। क्षमा करिएगा, कस्टडी के लिए अलग एक्ट है, एडॉप्शन वाली बात अलग है। कंपनसेशन ऑर्डर, द मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट कंपनसेशन एंड डैमेजेस। अब जो डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है ना, या आपको कोई फिजिकल डिस्ट्रेस हुआ है, मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है, तो उसके लिए भी कंपनसेशन इशू किया जा सकता है सेक्शन 22 में। और कौन दे सकता है, मजिस्ट्रेट। तो देखिए जो ऑर्डर्स हैं चारों पांचों जो आप पढ़ रहे हैं, इसको सबकी पावर किसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास है। अब अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 18 में था उसका कोई ब्रीच होता है, ठीक बात है, तो यहां पे सजा का प्रावधान है, 1 साल तक की सजा हो सकती है या 20,000 रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकता है, ठीक बात है। अपील, अगर आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अंडर द डीवी एक्ट सेटिस्फाई नहीं है, तो 30 दिन के अंदर, इस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, यानी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। इसे ही इस एक्ट के अंतर्गत अपील प्रोविजन बोला जाता है, जो कि सेक्शन 29 में है। यानी अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत हुई, उसके विरुद्ध कोई ऑर्डर भी हुआ है और आप उस ऑर्डर से सहमत नहीं है या आपको लगता है गलत ऑर्डर हुआ है, तो आप सेक्शन 29 के अंतर्गत कहाँ जा सकते हैं, सेशन कोर्ट में। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। एक बेसिक आउटलाइन आप लोगों ने इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ी है, ठीक है। इसके डिटेल्ड पीडीएफ फिर से मैंने शुरुआत में बताया था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट पर भी है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। आप बताइएगा मुझे कि ये कैसा लगा आपको, क्या इस तरह से कुछ और एक्ट अगर आपको लगता है कि कवर करने चाहिए, आपके मन में कुछ है कि मैं उसे पढ़ाऊं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।